Hello friends, I am Yamini Sahu. I am qualified UGC NET JRF and CG सेट। आज मैं आप लोग को बूलियन अलजेब्रा और बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसे कैसे सॉल्व किया जाता है ये आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। देखो एक छोटी सी बच्ची है, सपोज करो कि BCA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि BCA फर्स्ट ईयर में बूलियन अलजेब्रा का आपका टॉपिक है ना, जो एक यूनिट है। वहाँ पर इस बच्चे को किसी ने अच्छे से टीच नहीं किया, मतलब इसको किसी ने बच्चे को अच्छे से लर्न नहीं करवाया। इसके कारण क्या हो गया, ये सैड हो गई और ये क्या सोच रही है कि मुझे बूलियन अलजेब्रा आता नहीं। और ये आपके हैं क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर देन फाइनल ईयर जाओगे तो कभी ना कभी ये तो यूज़ होना ही है। कभी मास्टर डिग्री में भी आपको ये पढ़ना पड़ जाए तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए ये सैड होके बैठी है। तो आज मैं इसको लर्न करवाऊंगी और ये सीखेगी धीरे से, और ये लास्ट में क्या हो जाएगी, खुश हो जाएगी कि मुझे बूलियन अलजेब्रा क्लियर हो गया। तो देखो आज पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, लेट बी द सेट ऑफ एलिमेंट्स। बी क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा आप, मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, बी कोई हमारा सेट है। सेट क्या होता है, एक मतलब एलिमेंट का ग्रुप होता है। तो यहाँ पर एलिमेंट क्या है, ABC। अब यहाँ पर कोई ना कोई ऑपरेटर होने चाहिए। तो एंड यूनियन, फर्स्ट ऑपरेटर क्या है हमारा, यूनियन है। सेकंड ऑपरेटर क्या है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है। ठीक है, R2 बाइनरी ऑपरेशन। ये क्या है, बुलियन आपका एक बी सेट है जिसमें क्या बुलियन दो ऑपरेटर है। कौन कौन से, एक यूनियन हो गया, सेकंड क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, R2 बाइनरी ऑपरेशन। देन द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर B कॉमा यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये हो गया आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ बूलियन अलजेब्रा इफ द एलिमेंट ऑफ B, जो आपका B के अंदर जो भी एलिमेंट है वो कुछ लॉज होते हैं, उसको अगर वो सेटिस्फाई करता है तो हम इस सेट को या इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपका बूलियन अलजेब्रा है। तो हम अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से लॉ को अगर ये आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करेगा तो हम उसे क्या बोल पाएंगे कि ये क्या है, आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ये आपका बूलियन अलजेब्रा है। तो हम क्या करते हैं, अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और इसे लर्न करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड देखो, सेकंड में क्या लिखा हुआ है, B1। अब हमने बोला ना कि कुछ क्या फॉलो करनी चाहिए उसे, कुछ आपके पर्टिकुलर क्या होते हैं, यहाँ पर कुछ लॉज होते हैं जिसको अगर वो फॉलो करेगा तो हम बोल सकते हैं क्या कि आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, आपका क्लोजर लॉ। अब देखो वो बच्ची बेचारी उधर मुंडी करके बैठी कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, मुझे बूलियन अलजेब्रा आता नहीं। और ये सैड है कि देखो अब ये पढ़ाने भी लगे तो पूरे 6 से 6 प्रॉपर्टी है। अब ये हम छोटे से बच्चे की छोटी सी मेमोरी में कैसे आ पाएगा, इसलिए आप अच्छे से सुनिए, मैं आपको लास्ट तक पूरा रिमेंबर करवा के जाऊंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको मुंह छोटा करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगी और तब तक सिखाऊंगी जब तक आपको नहीं आएगा। देखो सबसे फर्स्ट कौन सा लॉ सेटिस्फाई करना चाहिए बूलियन अलजेब्रा के लिए, सबसे पहला है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ अगर सेटिस्फाई करता है, अभी क्लोजर लॉ क्या होता है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन पहले आपको ये 6 लॉ यहाँ पर याद करने हैं। पहला होता है क्लोजर लॉ, सेकंड क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, थर्ड क्या होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पहला हो गया CCD, क्या हो गया, क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो CCD हो गया एक बारी। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। देन फिफ्थ वन क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, इसको ही लॉ ऑफ इनवर्स भी बोला जाता है। सिक्स्थ वन है क्या, बोथ आइडेंटिटी आर नॉट इक्वल, ये यहाँ पर इस नाम से जाना जाता है। फाइव क्या है आपका एम्प्टी और आई क्या है आइडेंटिटी, तो ये बोला जा रहा है क्या बोथ आइडेंटिटी आर नॉट इक्वल, ये आपका सिक्स्थ लॉ है। चलो अब याद करते हैं B1 क्या है क्लोजर लॉ, CCD का पहला C। देन क्या है आपका कम्यूटेटिव लॉ, अगर आप 3 बार भी लिखते हैं ना ये तो आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं इसको। फिर सेकंड क्या लिखा, देखो पहला हो गया क्लोजर लॉ, सेकंड क्या हो गया कम्यूटेटिव लॉ, देन क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ, फिर क्या है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। ठीक है, या इसी को लॉ ऑफ इनवर्स भी बोला जाता है। फिर क्या है आपका बोथ आइडेंटिटी आर नॉट इक्वल। ठीक है, आपको कोई यहाँ पर अब देखो मैंने 6 लॉ बताए, उस बच्ची को इतना टेंशन हो गया, अब वो भागने लग गई, ये 6 मैं याद कैसे करूँ। आपको याद है ना, सबसे पहला क्लोजर, देन कम्यूटेटिव, देन डिस्ट्रीब्यूटिव, देन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देन क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, देन लास्ट आपका क्या है आपका यहाँ पर
ये फाइव इज़ नॉट इक्वल्स टू आई, ठीक है। आप 3 बार भी लिखेंगे ना आपको याद हो जाएगा, भागने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान से सुनिए, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। अब मैं इसको बिठा दी पढ़ाने तो ये रोने लग गई। भाई रोने से कोई चीज़ें सॉल्व थोड़ी हो पाएगी। आप 1 बार 2 बार 3 बार कितनी बारी में समझ में आएगा। गिव अप करना अच्छी बात है क्या? नहीं। तो आप गिव अप नहीं करोगे और मैं जैसा बोलते जा रही हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाइए, ज़रूर क्लियर होगा। देखो नेक्स्ट है, सबसे फर्स्ट हमने बोला क्या, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या बोलता है, फॉर एनी 2 एलिमेंट ए एंड बी ऑफ बी, बी कोई सेट है जिसके 2 एलिमेंट हो गए, ए एंड बी 2 एलिमेंट। अब क्या बोल रहे हैं, 2 ऑपरेटर भी है, एक यूनियन एक इंटरसेक्शन। तो हम बोल रहे हैं ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी आर यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। इस क्या है, ये एक यूनिक एलिमेंट है किसके अंदर के, इस सेट बी के अंदर के। फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए क्या, ए यूनियन बी बिलोंग्स टू बी। मतलब अगर हम उसका इस ऑपरेटर के साथ, कौन से ऑपरेटर के साथ, इस यूनियन ऑपरेटर के साथ अगर हम सेटिस्फाई कराना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, ए यूनियन बी। देखो इंडिविजुअली ए बिलोंग कर रहा है बी सेट के अंदर, बी भी बिलोंग कर रहा है बी सेट के अंदर, तो दोनों का ए यूनियन बी भी क्या करना चाहिए, उस सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। आपको मैं कंपोजिशन टेबल क्रिएट करवाऊंगी, वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या लिखें, देखो ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंडिविजुअली बी के अंदर बिलोंग कर रहा, क्योंकि हमने राइट में लिखा है ना फॉर ऑल, तो इंडिविजुअली ए भी बी के अंदर बिलोंग कर रहा, बी भी बिलोंग कर रहा, तो उनका बाइनरी ऑपरेशन ए इंटरसेक्शन बी क्या करना चाहिए, बी के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अब नेक्स्ट वन देखते हैं हम, बी पहले क्या करते हैं कि जो आपके लॉज है ना वो मैं आपको एक बार डिस्क्राइब कर देती हूँ, देन कंपोजिशन टेबल के थ्रू मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगी। देन सेकेंड CCD का, फर्स्ट हो गया क्लोजर, सेकंड हो गया क्या, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या समझते थे, ए बी इक्वल्स टू बी ए, यही समझते थे ना, ठीक है। हमें बहुत टाइम से यही पढ़ाया गया, ए बी इक्वल्स टू बी ए, तो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर क्या है आपका यूनियन, ठीक है। इस दो ऑपरेटर हैं, तो एक यूनियन एक इंटरसेक्शन, तो हम अगर पहले वाले की बात करते हैं तो ए यूनियन बी होगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बी यूनियन ए, और क्या ए और बी दोनों क्या है, बी के एलिमेंट है। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए होना चाहिए, और यहाँ पर ए और बी भी क्या है, आपके इस बी सेट के एलिमेंट है। अब देखो, अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट देखने के लिए क्या करते हैं, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है क्या कि ए यूनियन बी, क्या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको आप ऐसे ना समझ सको तो आप इसको क्या लिख लो, ए बी, यहाँ प्लस लगा लो, क्योंकि यूनियन को हम कई कई जगह प्लस से भी यूज़ करते हैं, इंटरसेक्शन को डॉट से यूज़ करते हैं, तो आप ऐसा लिख लो, देन डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ए प्लस बी इंटू ए डॉट सी, ठीक है। क्या कर सकते हो, डॉट ए, ये हो गया ए प्लस बी इंटू, मतलब यहाँ डॉट लगेगा, देन ए प्लस सी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोल रहे हैं, ये हो गया यूनियन के लिए। देखो इसमें ऑपरेटर ना आपको चेंज दिखाई देंगे, ठीक है। कैसा बोल रही हूँ मैं, ये हो गया आपका यहाँ बाहर का ऑपरेटर देखिए, और ये अंदर का ऑपरेटर देखिए, एक यूनियन है एक इंटरसेक्शन है। वैसे ही सेकंड वाले में देखिए, देखो यहाँ पर मैं प्लस लगाई हूँ ना, सेकंड अंदर वाले में क्या है, डॉट है। वैसे ही बोल रही हूँ, यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन है, दोनों क्या होंगे, चेंज होंगे। ये क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट वन देखते हैं हम, देखो अब भाई क्या B4, ये क्या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ये क्या बोलता है, देयर एग्जिस्ट 2 एलिमेंट। पहला बोल रहे हैं फाई जो कि एम्प्टी सेट है, एंड आई जो कि क्या है यूनिवर्सल सेट है इन बी। आपके 2 एलिमेंट हो गए, एक फाई हो गया, सेकंड क्या हो गया, आई जो कि क्या है यूनिवर्सल सेट, किसमें, बी के सेट में, या बी आपका जो भी सेट है उसके अंदर, सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू बी। अब बोल रहे हैं ए जो एलिमेंट है वो बी के अंदर बिलोंग करता है। अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ए का यूनियन निकालेंगे फाई के साथ, फाई क्या है एम्प्टी सेट, इसके साथ अगर हम यूनियन निकालें ए का तो मिलेगा क्या, ए, ठीक है। फाई क्या है आपका एम्प्टी सेट है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो किसी और एलिमेंट के साथ अगर ए का यूनियन लूँ तो क्या मिलेगा, ए। वैसे ही सेकेंड वाले में देखिए, यहाँ पर सेकेंड में क्या लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है क्या आपका सेकंड, ए इंटरसेक्शन आई इक्वल्स टू ए। अब आई क्या है आपका इन यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल मतलब जिसमें सारे एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब आपके सपोज करो आई की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, अब मैं ए के साथ इंटरसेक्शन लूँ 1 2 3 4 5 का, तो इंटरसेक्शन कौन सी वैल्यू लेता है, कॉमन वैल्यू, तो ए ही है ना जो दो, सपोज करो यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। जैसे कि आई की वैल्यू है आपकी ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, ये आई की वैल्यू है। अब मैं ए इंटरसेक्शन आई फाइंड आउट करने बोल रही हूँ आपको, तो देखो आई की वैल्यू ए बी सी है और ए की वैल्यू, दोनों में कॉमन क्या मिला, फिर ए मिला है ना, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप आइडेंटिटी
यूनिवर्सल सेट के साथ ए का क्या लोगे इंटरसेक्शन, तो हमेशा क्या ही मिलेगा, ए मिलेगा। 5 मतलब कुछ नहीं है उसके अंदर, तो किसी के साथ भी सपोज करो कि कुछ नहीं है, 0 कुछ नहीं है मतलब एम्प्टी है, मतलब कुछ भी नहीं है उसके साथ, तो उसके साथ अगर उसका यूनियन लोगे तो यूनियन क्या होता है, दोनों में जो भी है वो एक साथ लिखा जाएगा। चूंकि एम्प्टी के पास या 5 के पास कुछ भी नहीं है तो बचा क्या आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं हम। अब फिफ्थ क्या आपका कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, जिसको ही लॉ ऑफ इनवर्स बोला जाता है। ठीक, तो ये क्या बोलता है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू बी, आपके ए जितने भी एलिमेंट हैं वैसे ही उसके साथ देयर एग्जिस्ट ए डैश बिलोंग्स टू बी। अगर ए बिलोंग कर रहा है बी में तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी बी के अंदर बिलोंग करना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं क्या कि ये बुलियन अलजेब्रा है या ये कॉम्प्लीमेंट्री लॉ को सेटिस्फाई करता है या लॉ ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाई करता है, देयरफॉर ये क्या है आपका बुलियन अलजेब्रा है। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं ए यूनियन ए डैश, क्योंकि दो ऑपरेटर हैं दोनों के साथ आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। तो ए यूनियन ए का डैश इक्वल्स टू क्या है, आई है। आई मतलब यूनिवर्सल सेट, मतलब एक सेट ए है दूसरा सेट ए का कॉम्प्लीमेंट है, जो कि दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, यूनिवर्सल बन जाएंगे। ठीक, मैं आपको ये चीज़ें आगे यहाँ पर समझा दूंगी, अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं यहीं पे समझाती हूँ। सपोज करो ए की वैल्यू 1 2 3 है। ठीक है, आपका यूनिवर्सल सेट पहले डिफाइन किया जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 1 2 3 एंड 4 हो गए। ठीक है, एक सेकंड ना यहाँ लिख देती हूँ, आई की वैल्यू क्या है 1 2 3 एंड 4 है। अब मैं बोल रही हूँ ए की वैल्यू 1 2 3 है, अब मैं ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा बताओ, ए में जो वैल्यू है उसको छोड़ के ए के कॉम्प्लीमेंट में वैल्यू आएगी, तो सिर्फ क्या बचा 4 बचा। अब दोनों का मैं यूनियन लूँगी, ए और ए डैश का यूनियन, तो मेरे को मिलेगा ना यूनिवर्सल सेट। ठीक है, मैं यही बोलना चाह रही हूँ। नेक्स्ट वन देखो, ए इंटरसेक्शन ए का डैश। अभी आप यहाँ पर देखो जो एग्जांपल अभी मैंने बताया है, इस एग्जांपल में आपको ए और ए डैश में कोई चीज़ें कॉमन दिख रही है क्या, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ पर 4 है, दोनों में कभी क्या नहीं होगा, कोई चीज़ें कॉमन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में जो होता है उसके कुछ एलिमेंट ए के पास होते हैं, ए के डैश में वो एलिमेंट नहीं होते जो कि ए के अंदर होते हैं। ठीक है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में हमेशा क्या वैल्यू आएगी, 5 वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, अब क्या करते हैं, देखो कितने लॉ हो गए, एक बार हम यहाँ पर रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्या पढ़ा हमने, सबसे एक लास्ट फिफ्थ होता है, उसको ना मैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन में बताऊंगी करके B6 को नहीं बताऊंगी, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट मतलब यूनिवर्सल आई इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 5 बोलते हैं हम, है ना, उसको मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में समझाती हूँ। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये देखो सबसे पहला क्या बोल रहा है, लेट बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स। ठीक है, ऑफ 30, ये बोल रहा है क्या, आपके जो एलिमेंट हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला कि लेट बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 30। ठीक है, तो जब ये 30 है तो हम इसको क्या करेंगे कि इसके कितने की कौन कौन से डिवाइजर बनेंगे, इस चीज़ को हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, देखो इन्होंने खुद बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्या, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30 दिया हुआ है ना, और बोल रहे हैं कि ऑपरेशन 2 बताए हैं। एंड द ऑपरेशन पहला है आपका लाइक, आप इसको बोल सकते हो और बोल सकते हो, बट ये अपनी डेफिनेशन इस ऑपरेटर की दिया भी हुआ है। एंड के बाद हम उसको एंड ऑपरेटर बोल दे रहे हैं, उसकी डेफिनेशन आगे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑन बी सेट में 2 ऑपरेटर दिए गए हैं और बी के सेट के एलिमेंट भी दिए हुए आर डिफाइंड एज फॉलो। अभी इसका डेफिनेशन क्या है वो बता रहे हैं, ए और बी, ये क्या बोल रहे हैं कि ए और बी का एलसीएम फाइंड आउट करना है, किसका, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ऐसे ही ए और बी का क्या एलसीएम, सेकंड वाले में जो आपकी कौन सी वाली साइन है बोल रही हूँ, ये वाली साइन का क्या बोल रहे हैं कि ए एंड बी का क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, जिसको HCF बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन में लिखा था मैं अगेन रिवाइज कर रही हूँ, ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं बोल रही हूँ बी कोई आपका सेट है जिसके एलिमेंट हो गए 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। अब इसे डिवाइजर बोला जा रहा है, 30 को आप 1 से डिवाइड कर लो कंप्लीट डिविजिबल है, 2 से कर लो कंप्लीट डिविजिबल है, 3 से कर लो कंप्लीट डिविजिबल है, 5 से कर लो, इसमें जितनी भी वैल्यू दी है ना ये पूरी कंप्लीट डिविजिबल वैल्यू जिसको डिवाइजर बोला जाता है, तो ये क्या है कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं। अब बोला जा रहा है क्या यहाँ पर, एंड द ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन आपको दिया हुआ है ए और बी का एलसीएम फर्स्ट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग, सेकंड ऑपरेटर के अकॉर्डिंग HCF, तो ये वैल्यू अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं, फिर आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। देखो अब सॉल्यूशन पार्ट में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्या, सबसे पहला लॉ क्लोजर लॉ, तो पहले वो सेटिस्फाई कराते हैं। सबसे पहले हियर बी इक्वल्स टू 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30, B1 क्लोजर लॉ होता है, क्या होता है, B1 क्लोजर लॉ होता है, CCD का पहला C क्लोजर लॉ। तो हम क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम कंपोजिशन टेबल इट क्लियरली फॉलोज दैट क्लोजर लॉ होल्ड फॉर
आपके ये वाला ऑपरेटर जो कि एलसीएम ऑपरेटर है, सेकंड के एचसीएफ ऑपरेटर के लिए सेटिस्फाई है। अब कंपोजिशन टेबल कैसे बनाना है ये हम ये वाले टेबल पे देखते हैं। अब देखिए कंपोजिशन टेबल पहले क्या लिखा है मैंने, कंपोजिशन टेबल पहले आपके एलसीएम के लिए हो गया, देन सेकंड वाला कंपोजिशन टेबल जो कि रेड से फॉन्ट है जिसका, वो क्या हो गया आपके एचसीएफ के लिए हो गया, और कॉम्प्लीमेंट हमारा एक था उसके लिए ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम ये टेबल कैसे क्रिएट करना है ये यहाँ पर सीखते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए वैल्यू भी आपको दी है 1 2 3 4 1 2 3 5, ये लिखी हूँ ना मैं 1 2 3 5 6 10 15 30। ठीक है, तो इसी वैल्यू को क्या करना है हमें, इसके लिए एलसीएम मतलब इधर आपको इधर लिखना है एक बारी, आपको एक बारी इधर लिखना है। अब इसको हम कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो देखो अब पहले मैं आपको ये कैसे सॉल्व करना है ये बता देती हूँ। सबसे पहले आप देखो 1 और 1 का एलसीएम लोगे, वैल्यू क्या मिलेगी 1। एलसीएम ना निकालने आए ना आपको तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे। फिर 1 और 2 का एलसीएम देखो एक बारी वैसे तो मैं यहाँ पर बता ही देती हूँ कि कैसे निकाला जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको, क्या बोलूँ, 3 और 5 का एलसीएम निकालो तो सबसे मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करो, 2 से दोनों के दोनों डिवाइड हो नहीं सकते, डायरेक्ट करना पड़ेगा 3 से, तो ये 1 हो गया। देन 3 से 5 को करो, ये 5 ऐसे ही रहेगा, 5 को अगेन करोगे तो वैल्यू यहाँ 1 1 होगी। जब तक 1 1 नहीं आ जाता तब तक डिवाइड करना होता है, इन दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या बोल सकते हैं हम, 15 है बोल सकते हैं। ठीक है, अब समझ में आए कि नहीं, अब निकालने आ जाएगा ना एलसीएम, तो ठीक है अब ये हो गया आपका एलसीएम सॉल्व। अब क्या करेंगे देखो, अब एक एक करके आपको ये पूरा कंपोजिशन टेबल इतना पार्ट आपको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट वन, अब ये आपके किसके लिए है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, यहाँ है ये आपका कंपोजिशन टेबल है किसके लिए, एचसीएफ के लिए। तो एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करोगे, दोनों का इंडिविजुअली कौन कौन किससे मल्टीप्लाई होता है। सपोज करो मेरे को 30 का निकालना है, तो 30 की क्या क्या वैल्यू बनेगी, 3 इंटू कितना होता है 3 इंटू मैं अगर लिखूँ क्या 10, तो ये बन गया 30, लेकिन 10 को 3 इंटू 10 बोल रही हूँ मैं, 10 तो और डिवाइड होता है सब पार्ट में, 3 इंटू 2 इंटू 5, इससे ज़्यादा सब पार्ट पे वो डिवाइड नहीं हो सकता। अब क्या, आप 15 का निकाल लो, अगर आपको दो का मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा ये निकालना है, तो 15 का निकालेंगे तो 3 इंटू 5 बनेगा। ठीक, अब देखो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, इसमें 3 इंटू 5 है, इसमें भी 3 इंटू 5 है, तो आप बोल सकते हो क्या 15 और 13 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा 15, इससे ज़्यादा दोनों में कोई चीज़ें कॉमन नहीं है। अब देखो मैं बोल रही हूँ क्या आपके 15 और 30 का एचसीएफ बन रहा है यहाँ पर 15। अब जाकर हम चेक कर लेते हैं, ये हो गया आपका 15 रो। एक बार जहाँ मैं पेन चला रही हूँ वो आप नोटिस करिए, 15 पे जाते हैं और सबसे नीचे 30 के पास जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 15 और ये हो गया आपका क्या इधर से 30 सॉरी, तो दोनों का देख लीजिए 3 इंटू 5 15 आ रहा है, यहाँ पर भी आंसर 15 आ रहा है। अगर आपको नहीं निकालने आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब देखो आपको एक और एग्जांपल देती हूँ क्या मैं, अगर आपको 5 का एंड किसका 10 का निकालना है, 5 और 10 भी इजीली आप निकाल लोगे। ठीक है, जिसको ना हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना आपको आई थिंक 7th 8th में पढ़ा दिया गया होगा। ठीक है, अगर नहीं ही आ पाएगा ना इस कंपोजिशन टेबल को क्रिएट करना तो ज़रूर बताइएगा, मैं इस कंपोजिशन टेबल को आपको क्रिएट करके बता दूंगी। जैसे एक एग्जांपल से मैं और समझा देती हूँ यहाँ पर, अगर आपको 3 और 6 का निकालना है, क्या एचसीएफ निकालना है, तो 3 का वो निकालते हैं, तो 3 इंटू 1 से ज़्यादा ये कुछ नहीं बनेगा। 6 का निकालोगे तो 2 इंटू 3 बनेगा। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ 3 हुआ ना, इसके अलावा कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो क्या 3 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3। ये देख लो 3, ये हो गया 3 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, वो थोड़ा सा मेरे राइट करने के कारण क्या हो चुका है, हाइड हो चुका है, बट क्या है यहाँ पर 3 है। ठीक है, अगर आपको निकालना आया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसके लिए सिर्फ कंपोजिशन टेबल के लिए एक अलग वीडियो क्रिएट कर दूँगी। देखो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट भी ढूंढना होता है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है कि 1 का 30 होगा, 2 का 15 होगा, 3 का 10 होगा, 5 का 6 होगा, 6 का 5। ये आगे जब मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराती हूँ तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। देखो सबसे पहले अब क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हुआ। अब बताओ इस टेबल में, ये जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है इसमें 1 2 3 5 6 10 15 या 30 के अलावा और कोई भी डिजिट आपको दिखाई दे रहा है तो बता दो, मतलब जो एलिमेंट आपको दिए हैं उसके अलावा, चाहे आप एलसीएम निकालो, चाहे आप एचसीएफ निकालो, चाहे कॉम्प्लीमेंट निकालो, इन डिजिट के अलावा आपको इस टेबल में कोई भी एक्स्ट्रा डिजिट दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये क्लोजर लॉ के कारण तो हम बोल सकते हैं अगर एक्स्ट्रा डिजिट नहीं आ रही है तो ये क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। सपोज करो कि यहाँ पर कहीं पर 7 आ जाता टेबल में, तो हम बोलते हैं कि क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि 7 तो बी का एलिमेंट नहीं है।
ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट सेकंड क्या लिखा हुआ है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, अब आपको अच्छे से समझ में आए। कम्यूटेटिव लॉ बोलता है क्या, ए और बी, ये क्या है आपका एलसीएम का है, ये क्या है आपके एचसीएफ का है। तो ये कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखो 3 और 5 की बात कर रहे हैं हम, और 5 और 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी किसकी, 3 और 5 की, 5 और 3 की। हम पीछे जाके टेबल में चेक करके आते हैं कि 3 और 5 का कंपोजिशन टेबल में और 5 और 3 का कंपोजिशन टेबल में क्या 15 है। मतलब पहले 3 और 5 का चेक करेंगे, क्योंकि कम्यूटेटिव में क्या होना होता है, ए और बी ये भी सेम होना चाहिए बी और ए के। ठीक है, तो हम पीछे जाते हैं और टेबल में चेक करके आते हैं क्या 3 और 5 का एलसीएम हमें क्या मिल रहा है, ये हो गया क्या आपका 3, ये हो गया ना आपका 3। अब साथ में आप 5 का भी चेक करिए। ठीक है, किसका बोल रही हूँ, पहले 3 का देख लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया कि आपके 3 का, वो थोड़ा सा ज़्यादा ओवरराइट करने के कारण ये थोड़ा हौच पौच हो गया। ये 3 का हो गया, ये 5 का हो गया। देखो यहाँ पर आ रही है वैल्यू 15। ठीक है, ऐसे ही 5 और 3 का देखते हैं। ये हो गया आपका 5, देन ये देख लो 3, फिर यहाँ पर मिला के देख लो 15। अब बोल सकते हो ना आपके कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसे ही अभी तो हम किसके लिए देखें, सिर्फ आपके एलसीएम के लिए। अब किसके लिए देखना पड़ेगा, एचसीएफ के लिए भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 10 15 और 15 10 का देखना है। वापस जाते हैं, 10 15 और 15 10 का देख के आते हैं। 10 देख लो यहाँ पर, ये हो गया 10, और इधर से देख लो 15, ये हो गया 15। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, मिड में 5 आ रही है। अब ऐसे देखते हैं, इधर से देखेंगे क्या, इधर से 10 देखेंगे, ये हो गया आपका इधर से 10, इधर से 15 देखो, इधर से 10 और 15 जहाँ जाके मिड हुए वो भी वैल्यू 5 है। तो आप बोल सकते हो क्या कि ये दोनों क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट वन देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात की जा रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में 3 वेरिएबल होते हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो अब ये वही लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटिव को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। जैसे लिखा हुआ है ए और बी एंड सी, तो पहले इसके साथ लिखेंगे, बीच में ये वाला ऑपरेटर लगाएंगे, देन इसको इसके साथ लिखेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही अब देखो यहाँ पर ये वाला ऑपरेटर था, यहाँ पर पीछे ये वाला ऑपरेटर है, तो पहले इसको इसके साथ लिख दोगे, देन ये वाला ऑपरेटर लगा के इन दोनों को साथ लिख दोगे। ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना आपको क्लियर हो गया। अब देखो एग्जांपल में हमने लिखा है क्या, 3 और 5 एंड 10। अब बताओ 5 और 10 का अभी हम लोग एचसीएफ निकालने गए थे, तो वैल्यू आपको 5 दिखाई थी ना, मैं ऐसे ऐसे करके तो यहाँ पर 5 आ रहा था। तो ये 5, अब क्या निकालना है, 3 और 5 का एलसीएम। अब मैं आपको पीछे जाके 3 और 5 का एलसीएम दिखा देती हूँ, 3 और 5 का एलसीएम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये टेबल देखना, 3 और 5 का एलसीएम, ये 3 है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका 5, ये पॉइंट देखो 15 आ रही कि नहीं। ठीक है, अब वापस चलते हैं, अब देखो ये हो गया आपका 15। ठीक है, अब ये तो कैसा था, मर्ज किया हुआ था। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट किए हुए में देखो 3 और 5 का निकालना है एलसीएम, 3 और 10 का निकालना है। पीछे जाते हैं, 3 और 5 का, 3 और 10 का। 3 और 5 का देख लो पहले, किसका देखना है, 3 और 5 का। ये 3 हो गया आपका, ये 5 हो गया, इसका 15 है, और 3 और 10 का देखना था हमें। ठीक है, तो 3 का देखते हैं पहले, ये 3 हो गया, ये 10 हो गया, ये 30 हो गया। अब वापस जाते हैं। ठीक है, वापस जाते हैं और मैच करके आते हैं इसको। अब देखो ये वैल्यू आई थी ना आपकी यहाँ पर 15, 3 और 5 की 15 और 3 और 10 की 30। अब एचसीएफ लोगे, एचसीएफ में दोनों में कॉमन क्या ही मिलेगा बताओ, 3 इंटू 5, यहाँ 3 इंटू 5 इंटू 2, दोनों में कॉमन 3 और 5 ही हुआ ना, तो वैल्यू आ गई 15। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं क्या, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी क्या बोलता है, आप अपने सेट के कोई भी एलिमेंट को, देखो 2 टाइप की आइडेंटिटी होती है अकॉर्डिंग टू, अगर मैं प्लस और आपके डॉट के अकॉर्डिंग बताऊं तो प्लस की आइडेंटिटी ऑलवेज 1 ऑलवेज क्या होती है, प्लस की आइडेंटिटी ऑलवेज 0 होती है, मल्टीप्लिकेशन की ऑलवेज 1 होती है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला गया है क्या, क्योंकि हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए जब आप देखोगे तो आप टेबल में जब भी देखोगे ना, यहाँ पर 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है ना, और इधर भी लिखा हुआ है, यहाँ ऑपरेटर है 1 2 3, तो आप 1 वाला ये वाला डिजिट देखिएगा, यहाँ 1 2 3, आप 1 को आप एलसीएम किसी भी वैल्यू के साथ ले रहे हो, है ना, तो क्या मिल रहा है आपको, वही वैल्यू। जैसे मैं 1 का 2 के साथ लूँ तो एलसीएम 2 ही मिलेगा। सपोज करो यहाँ 15 है, तो 1 का एलसीएम मैं 15 के साथ लूँ तो दोनों में एलसीएम क्या ही मिलेगा, 15 मिलेगा। मतलब एलसीएम हम 1 के साथ अगर ले रहे हैं किसी भी वैल्यू की, तो वो क्या मिल रहा है, वही वैल्यू मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, जैसे इस ऑपरेटर के लिए एलसीएम वाले ऑपरेटर के आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसे ही एचसीएफ के लिए लोगे, हम क्या बोल रहे हैं, एचसीएफ में क्या मिलना चाहिए, अब किसी भी ऑपरेटर का उस
उस मतलब एक ऐसी वैल्यू के साथ क्या लो, HCF लो, ताकि क्या मिल जाए आपको, वही वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A के साथ 30 लेंगे। सपोज करो 1 और 30 का क्या लेना चाहोगे आप, HCF। तो 1 का तो सिर्फ 1 ही बनेगा, 30 का क्या बन जाएगा, 30 का 3 इंटू 5 इंटू 2 यही बनेगा ना। तो देखो दोनों में कोई चीज़ें कॉमन है क्या, नहीं, तो क्या मिला, 1 ही मिला ना। तो तो हम बोल सकते हैं 1, क्योंकि हमने डेटा लिया था। 30 क्या है यहाँ पर आपका, ये आपके HCF के लिए क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, इसलिए हमने यहाँ पर बोला 15 इंटू 15 और 1 का एलसीएम लोगे, या 1 और 15 का एलसीएम लोगे तो वैल्यू 15 मिलेगी। 5 और 30 का क्या लोगे, HCF लोगे तो, या 30 या 5 का HCF लोगे तो वैल्यू वही मिलेगी। तो 30 आपका क्या हो गया, HCF के अकॉर्डिंग आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, और LCM के अकॉर्डिंग 1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। अब B5 या कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे वर्क करेगा, हमने एक टेबल बनाया ना, 1 2 3 4 ऐसे लिखा है, और लास्ट में अपोजिट डायरेक्शन में उसको फिल कर दिया है। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दोनों मर्ज होकर क्या मिल जानी चाहिए, वही एलिमेंट। फॉर ईच A belongs to B there exists its complement element such that A LCM B equals to 30। और ये बोल रहे हैं क्या, LCM क्या होनी चाहिए, ऐसी दो वैल्यू जिनका LCM अगर 30 आ रहा है तो वो क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। सपोज करो जैसे मैं 1 बोल रही हूँ, ठीक है, 1 बोल रही हूँ और एक सेकेंड एलिमेंट बोल रही हूँ क्या, 30। अब इन दोनों का LCM क्या ही बनेगा बताओ, क्योंकि दोनों में कॉमन देखने, मतलब दोनों ये फैक्टर 1 में ये कैंसिल, यहीं पे ही क्लोज हो जाएगा। 30 का करोगे 3 इंटू 5 इंटू 3 बनेगा, ठीक है। तो LCM दोनों का क्या मिला, 30, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो 1 का कॉम्प्लीमेंट 30 है, 30 का कॉम्प्लीमेंट 1 है। ऐसे ही सेकंड ऑपरेटर है आपका क्या, सेकंड एलिमेंट 15 का किसके साथ एलसीएम लोगे, 2 का 15 के साथ लेंगे। तो 2 का देखो, 2 तो एक ही टाइम में खत्म, 15 का लोगे तो 3 इंटू 5 बनेगा, तो 5 इंटू 3 इंटू 2 15 बना ना। तो 2 किसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, 15 का, और 15 का कॉम्प्लीमेंट 2 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, ऐसे ही आप 3 के लिए लोगे तो 3 का किसके साथ बनेगा, 10 के साथ बनेगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर एलसीएम निकाल के देख लो, दोनों का एलसीएम अगेन 13 आएगा। ऐसे ही जब एचसीएफ की बात की जाएगी, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो जिन दो वैल्यू का एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। एचसीएफ ना यहाँ पर मल्टीपल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही होगा, कॉम्प्लीमेंट एक ही है, और एचसीएफ के अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लीमेंट है ना, तो 1 आनी चाहिए। दोनों की वैल्यू को अगर क्या निकालो, एचसीएफ निकालो, तो वैल्यू आनी चाहिए 1। जैसे कि मैं आपको एक बार टेबल से दिखा देती हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, इस टेबल में आपको बहुत सारी जगह पे 1 1 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये बोलता है क्या, एचसीएफ के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, जिन दो वैल्यू का HCF 1 आता है वो एक दूसरे के क्या होंगे, बोल रहे हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। जैसे 1 और 2 का देखोगे ना तो यहाँ पर भी आता है, 1 और 1 का देखोगे ना तो यहाँ पर भी आता है। इसलिए ना वहाँ पर कभी भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि HCF के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर, कि उनकी अलग अलग वैल्यू है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट बोल सकते हैं 1 का कॉम्प्लीमेंट 30, 2 का 15, 3 का 10, 5 का 6, 6 का 5। आप डायरेक्ट एक लाइन में ऐसे लिख दीजिएगा, वैसे भी कंपोजिशन टेबल में क्रिएट कर दिए तो आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। एक दूसरे के वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल दिए। फिर लास्ट 1 क्या लिखा हुआ है, अब देखो B6 जो है ना आपका, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं इसी पे ही बता देती हूँ। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का 30 है और लास्ट का क्या है आपका 1, तो क्या 30 और 1 आपके इक्वल है क्या, 30 और 1 आपके इक्वल है, नहीं है। इसलिए आप यहाँ पर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, B6 में यही बोला जाता है कि देखो B6 में क्या बोला जाता है, B6 में ये बोला जाता है कि आपकी ये वैल्यू ठीक है, और ये जो आपकी ये वाली वैल्यू 1, ये आपकी 1 है। तो क्या 30 और 1 इक्वल है, B6 में यही बोला जाता है कि दोनों के क्या वैल्यू, ये दोनों कभी क्या नहीं होते, इक्वल नहीं होते। ये B6 बोलना चाहते हैं। तो 30 और 1 इक्वल है क्या, नहीं है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, इसके सारे के सारे मतलब B1 B2 B3 B4 B5 एंड B6 सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये बूलियन अलजेब्रा है। इसलिए हमने लिख दिया हैंस B, और ये दो ऑपरेटर, एक हो गया एलसीएम ऑपरेटर, दूसरा हो गया एचसीएफ ऑपरेटर। इसके साथ जो आपको सेट की वैल्यू दी है 1 2 3 5 6 10 एंड 15, ये क्या है आपका बूलियन अलजेब्रा है, ठीक है। हमने प्रूफ कर दिया। अब देखो इस स्टूडेंट को समझ में आ गया या ना समझ में आए, एक बार ये वीडियो रिपीट देख लीजिएगा, फिर आपको क्लियर हो ही जाएगा। थैंक यू इतने मन लगा के सुनने के लिए, ठीक है। थैंक यू। ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा।